अब बिना शादी किए भी लग जाएगा दहेज केस, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, जो कि अभी का है 3 अगस्त 2026 का है, जो कहता है कि अगर दो पार्टनर एक साथ रह रहे हैं शादीशुदा की तरह, लेकिन उनके बीच में शादी नहीं हुई है, तब भी लड़की जो है अपने पार्टनर के ऊपर दहेज केस लगवा सकती है। लेकिन बिना शादी हुए दहेज केस तो लग ही नहीं सकता है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस चीज को मुमकिन कर दिया, भले ही शादी ना हुई हो फिर भी लड़की क्या कर सकती है, दहेज केस लगवा सकती है। अब ऐसा कैसे हुआ, देखो यहां पे लड़की ने बताया कि उन दोनों की जो शादी 17 अक्टूबर 2010 को हुई थी और 2016 के बाद में उनके बीच में क्या हो गया, अनबन स्टार्ट होगी, और अनबन स्टार्ट होने के बाद उसने क्या किया, लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया 498A का और 498A 504 506 307 और 494 और 149 का उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। यहां पे लड़के ने बताया सबसे पहले दोनों पक्षों के बीच मतभेद एक मूलभूत बिंदु आधारित है, क्या वे विवाहित थे या नहीं। लड़के ने कह दिया कि भैया 498A का मुकदमा तो तभी बनेगा ना जब मैंने शादी की है। दहेज केस के लिए पहले शादी होना जरूरी है, वैलिड मैरिज होना जरूरी है, हम दोनों के बीच में कोई शादी हुई ही नहीं है। और दूसरा एक मुकदमा है 494 का, ये होता बाईगेमी के लिए, कि अगर पार्टनर ने जो है भाई पहले वाली शादी के बारे में अगर छुपाया, पहले से अगर वो मैरिड था और उसने बात अगर छुपाई है, तो बोला कि भाई हमारी तो कोई शादी हुई नहीं है ना, मैं दूसरी शादी करूंगा तभी तो 494 लगेगा। हालांकि उसकी पहले शादी हुई थी लड़के की, शायद उसने छुपाया होगा, लेकिन 494 तो तब लगेगा जब मैंने पहले वाली, भाई मैंने कोई सेकंड मैरिज अगर की है, तो मैंने तेरे साथ तो कोई शादी की ही नहीं, तो आपने मुकदमे मेरे ऊपर कैसे लगवा दिया। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 2 का कहना है कि उनका वैध विवाह है और इसलिए अपीलकर्ता पर लगाए गए सभी आरोप जो वो मान्य है। हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता का तर्क खारिज कर दिया और 498 आईपीसी को लागू होने के लिए वैध विवाह अनिवार्य शर्त है, क्योंकि यह प्रावधान की अनुचित तकनीकी व्याख्या है, इसके उद्देश्य और आशय से परे है। यह पाया गया कि अपीलकर्ता ने अपने पहले विवाह की बात छुपाई थी और प्रतिवादी संख्या 2 से विवाह करने के बाद खुद को उसका पति भी बताया था, यानी कि पहले वाली शादी उसने छुपाई और अब जिस लड़की के साथ में वो रह रहा है उसने बताया कि हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं जी, लेकिन उन्होंने उसके साथ में कोई शादी नहीं की, वो लिविंग रिलेशनशिप में उस लड़की के साथ में रह रहा था। तो क्या लिविंग वाली लड़की भी दहेज केस लगवा सकती है? अब मेन क्वेश्चन ये आ गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल कैसे निकाला है, यहां पे अब कुछ बहुत सारी दलील इस केस के अंदर दी गई है, जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना, पूरा पढ़ लेना। उपयुक्त दलीलों के आलोक में अब हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या 498 की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि उसमें पुरुष को लिविंग रिलेशनशिप में शामिल किया जा सके। यहां पुरुष का मतलब जो ना वो हस्बैंड से है, कि क्या लिविंग रिलेशनशिप में भी हम उस पुरुष को पति कह सकते हैं। मुख्य क्वेश्चन ये है, जिसका अर्थ है प्रयुक्त शब्द क्या है, पति है। जैसे कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, श्री नुली इस शब्द की कड़ाई से व्याख्या चाहते हैं और भारत संघ उनसे सहमत हैं। तो अब मुख्य सवाल ये है, क्या लिविंग में जो लड़का रह रहा है क्या उसको पति माना जाएगा, क्या उसको एक पति का दर्जा दिया जाएगा? अगर वो पति का दर्जा दिया जाएगा तभी क्या लगेगा, तभी दहेज केस लगेगा। अब इस सवाल को ढूंढने के लिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए हम थोड़ा और आगे जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसका अर्थ बता दिया कि कब किसी लड़के को पति के रूप में माना जाएगा। ये बहुत बड़ी गाइडलाइन यहां पे दी है। देखो कैसे, हमारी राय में संसद में उपरोक्त अधिनियम द्वारा विवाह के संबंध और विवाह की प्रकृति के संबंध के बीच अंतर किया है और यह प्रावधान किया कि दोनों ही मामलों में जो व्यक्ति किसी भी संबंध में प्रवेश करता है वह अधिनियम के तहत में लाभ का हकदार है। ये बहुत बड़ी गाइडलाइन दी है। क्या लिविंग वाले लड़के को भी पति माना जाएगा? इस बारे में हमारी राय में क्या है, पहला बता दिया, दंपत्ति को समाज के समक्ष स्वयं को पति या पत्नी के समान प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई लड़का समाज को ये दिखा रहा है कि ये जो है ये मेरी वाइफ है, भले समाज वाले उसकी बारात में ना आए हो, उसकी दावत पे ना आए हो, लेकिन समाज के लोगों को ये पता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो उस लड़की को उसकी वाइफ माना जाएगा और उस लड़के को उसका पति माना जाएगा। विवाह करने के लिए उनकी आयु कानूनी रूप से मान्य हो और दोनों की एज हो चुकी है। इंडिया में लड़के की एज 21 से ऊपर है और लड़की की एज 18 से ऊपर है। उन्हें कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए, जिसमें अविवाहित होना भी शामिल है। और दोनों जो है ना वो क्या होने चाहिए, शादी के लायक होने चाहिए। शादी के लायक का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान पहले से शादीशुदा है तो रीमैरिज नहीं कर सकता जब तक उसका पहले वाली शादी से वैलिड डिवोर्स नहीं होता है, या फिर अगर पहले वाला पार्टनर मर गया है या फिर पहले वाले पार्टनर को गायब हुए 7 साल उससे ज्यादा हो चुके हैं
उसके बाद तो रीमैरिज कर सकता है, जो कि वैलिड होगी। अगर उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, पहले वाला पार्टनर भी जिंदा है, पहले वाले पार्टनर का पता भी है कि वो है कहाँ पे, तो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता है। और अगर इसके अपोजिट है तो उन दोनों क्या माना जाएगा, पति पत्नी के रूप में माना जाएगा। उन्हें स्वेच्छा से सहवास करना चाहिए और काफी समय तक दुनिया के सामने पति पत्नी के समान व्यवहार करना चाहिए। अगर लोगों को पता है भाई ये 5 साल से मेरे पड़ोस में रह रहे तो हस्बैंड वाइफ हैं, इनके बच्चे भी हैं, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको पति पत्नी के रूप में उस रिश्ते को मान लिया जाएगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहां पे डायरेक्ट मैं आपको इसका निष्कर्ष बता देता हूं। एक चीज और, एक जजमेंट थी डॉली वर्सेस मनीष करके, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आई थिंक 2024 का जजमेंट होगा, डॉली वर्सेस मनीष। उस केस में एक लड़की ने अपने पति के ऊपर दहेज केस लगवा दिया और वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे थे। और जब उस लड़के ने आर्ग्यूमेंट की और करते करते वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो लड़के ने कहा कि हमारी शादी वैलिड नहीं है, पहले ये शादी वैलिड होगी तभी तो 498 का केस लगेगा, और शादी वैलिड होने के लिए जरूरी है 7 फेरे होना, तो हमारे 7 फेरे नहीं हुए हैं। हमने किसी एक ऐसे मंदिर में जिसकी शादी वैलिड नहीं होती उसमें जाके शादी की है, जिसको भारत का कानून मान्यता नहीं देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शादी वैलिड नहीं है, इसलिए 498A का केस नहीं बनेगा। यानी कि 498A दहेज केस बनने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है, शादी का होना। और इस केस में इसका उल्टा बताया है कि अगर कोई लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, भले ही वो शादी वैलिड हो या ना हो, फिर भी उसको पति के रूप में माना जाएगा। अगर ऐसा है, फिर डॉली वर्सेस जो मनीष हुआ है वो डॉली के साथ में गलत हुआ है। या तो वो जजमेंट सही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, या फिर ये जजमेंट सही है, क्योंकि वो लोग 1 साल 6 महीने नहीं, वो भी तकरीबन 10 साल एक साथ जो है एक केस में शादीशुदा की तरह एक साथ रहे हैं। तो वहां पे डॉली की पिटीशन को खारिज कर दिया था कि आप वैलिड वाइफ नहीं हो, इसलिए दहेज केस नहीं लगवा सकते। और यहाँ पे वो वैलिड वाइफ नहीं है बट वो लिविंग में है, तो उसने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप दहेज केस लगवा सकते हो। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी की, वो 2024 की 26 की है, अपोजिट हो गई। अब आगे बता देता हूं। हमने ऊपर देखा 498 आईपीसी के दुरुपयोग के उन उदाहरणों का उल्लेख किया है जिन्हें इस न्यायालय ने मान्यता दी है। कई बार इस न्यायालय ने पाया कि एक सुचारू प्रावधान का दुरुपयोग और उसका इस्तेमाल हिसाब बराबर करने और शिकायत को दूर करने के साधन के रूप में किए जाने के कारण काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती यदि कि हमने इसका लाभ विवाह के स्वरूप वाले संबंधों, देखो विवाह के स्वरूप वाले यानी कि विवाह जैसे दिखने वाले जो संबंध है तक बढ़ाया है, फिर भी दुरुपयोग की बढ़ती और चिंताजनक प्रवृत्ति हमें परेशान करती है। यानी कि ये जो लिविंग वाले रिलेशनशिप जो है ना, ये शादी की तरह के ही मैटर होते हैं, बट ये शादी नहीं होती है भाई। इसके अंदर अब इन्होंने कहां से लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाया वो तो खैर मेरे को नहीं पता, लेकिन अब जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम स्पेशली क्लॉज ऐड करते हैं, उनका एक दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर भी राइट नहीं होता है। और जब प्रॉपर्टी के ऊपर राइट नहीं है तो उसके अंदर स्पेशल क्लॉज लिखते हैं कि आगे चल के हम शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उसके बारे में भी हम मेंशन करते हैं, ताकि ये वाली दिक्कत जो है किसी लड़के को या किसी लड़की को आगे इन फ्यूचर में ना आए। अब आगे बता दिया। हमने यह भी समझना होगा कि कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, विवाह के स्वरूप वाले रिश्ते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, लेकिन फिर भी उनमें शामिल पक्षों का इरादा कभी भी इस रिश्ते को वैवाहिक संबंध में बदलने का ना हो। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो है तो शादीशुदा की तरह, लेकिन वो कभी शादी नहीं करना चाहते हैं, वैवाहिक संबंध में बदलने का ना हो। उनका पूरा माइंड सेट है कि हम कभी लाइफ में शादी नहीं करेंगे पर रहेंगे हस्बैंड वाइफ की तरह। अतः उक्त संदर्भ में यद्यपि सभी लिविंग रिलेशनशिप विवाह के स्वरूप वाले रिश्ते नहीं होते हैं, फिर भी सभी विवाह के स्वरूप वाले रिश्ते विवाह की नकल नहीं करते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि काफी सारे लिविंग रिलेशनशिप के केस ऐसे हैं जो आगे चल के शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लिविंग रिलेशनशिप के केस ऐसे भी हैं जो शादीशुदा की तरह रहते हैं और हमेशा उसको शादी मान के ही चलते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है। वो तकरीबन 2010 से एक साथ रह रहे हैं, 16 में डिस्प्यूट हुआ है, 6 साल हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हैं, समाज को बताया कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो उस केस में हमने उसको हस्बैंड मान लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और ये मानने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी। क्या कर दी, धारा 498 को उन लिविंग रिलेशनशिप पर लागू माना जाता है जो विवाह की प्रकृति के संबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। यानी कि ऐसे लिविंग रिलेशनशिप जो समाज की नजरों में क्या है, वैवाहिक हैं, जिन्होंने लोगों को चिक चिक के बताया कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, या एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे उनका वंश आगे चलता है, अगर उन्होंने अपना वंश आगे बढ़ाया है तो उस केस में 498 लग जाएगा, भले ही उनकी शादी
ना हुई हो। तभी मैंने एक डॉली वर्सेस मुनीस की जो जजमेंट का आपके बारे में बताया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की को यह कह के भगा दिया कि भाई आपकी शादी वैलिड नहीं है, पर शादीशुदा की तरह वो लड़की भी रह रही थी। बट यहां पे इस लड़की को कह दिया कि आपकी शादी वैलिड नहीं है, बट आप समाज में शादीशुदा की तरह रह रहे हो, और वो डॉली भी शादीशुदा की तरह ही रह रही थी। दोनों जजमेंट बिल्कुल अपोजिट हो गई और दोनों सिनेरियो कुछ हद तक सेम हो गए। धारा 498 द्वारा संरक्षित लिविंग रिलेशनशिप प्राप्त स्पष्टता के लिए संबंध में दो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच में होते हैं। यानी कि यहाँ कह दिया कि जो लोग लिविंग में रह रहे हैं तो सीधी सी बात है वो अडल्ट हैं, अडल्ट है तो आपसी सहमति से एक साथ में रह रहे हैं, तो उनको इतनी सूझबूझ है कि भाई हम एक साथ रह रहे हैं, तो फिर जो है हस्बैंड वाइफ की तरह जो सारे काम होते हैं उनके बीच में होते हैं, तो 498 बनेगा। निर्धारित विधि का प्रस्ताव केवल 498 सीमित रहेगा, यह विस्तारित व्याख्या किसी अन्य प्रावधान प्राप्त नहीं करेगी। और फिर भाई साहब उसके ऊपर दहेज केस लगा दिया लड़के के ऊपर 3 अगस्त 2026 को। इस मामले को दोबारा कहां भेज दिया? यह कार्रवाई रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। भाई हम इस मामले को रद्द करें, इसलिए हमारे पास कोई, ये याचिकाकर्ता कौन है? लड़का है। लड़के ने लगाया कि यार बिना शादी के मेरे ऊपर दहेज केस लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई उपयुक्त मामला नहीं है जिसको हम खारिज करें, इसको हम रद्द करें। इसलिए हम क्या करते हैं, निचली अदालत कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस जजमेंट की कॉपी एक ट्रायल कोर्ट को भेज दी, भाई लगा दे 498 और अब जैसे सबूत आए उस हिसाब से इसके केस के फैसले कर दें। तो यहाँ पे शादी वैलिड नहीं है, फिर भी इसको दहेज केस मान लिया है। तो लिविंग वाली लड़की भी क्या करवा सकती है? दहेज केस दर्ज करवा सकती है, लेकिन वो तब जब वो दोनों लिविंग के अलावा शादीशुदा की तरह रह रहे हों। जैसे शादीशुदा कपल रहता है, समाज को बता रखा हो कि हम शादीशुदा कपल, हम लिविंग में नहीं रह रहे। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।